What is work done and how we can find the work done for small displacement? So what is work? The product of component of the force acting on a body along the line of motion or along the direction of motion and magnitude of the displacement is called the work. वर्क डन क्या है? प्रोडक्ट किसका? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का. अब फोर्स कौन सी? देखें, फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके दो कंपोनेंट है. अगर हम 2D में भी बात कर रहे हैं तो इसका एक्स और वाई कंपोनेंट जो होगा उसमें से कौन सा कंपोनेंट हमने लेना है? प्रोडक्ट में कौन सा कंपोनेंट आएगा फोर्स का? वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलोंग होगा. ठीक है, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में फोर्स का जो कंपोनेंट है वो इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट दैट विल बी कॉल्ड द वर्क. ठीक है, हाउ वी कैन डिराइव द फार्मूला ऑफ वर्क डन? कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है, लेट्स सपोज कि इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास कोई फोर्स F जो है वो एक्ट कर रही है एंड दैट फोर्स इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस और विद द लाइन ऑफ मोशन. कि जिस मोशन में लाइन में आपकी बॉडी जो है वो मूव कर रही है उसके साथ वो एंगल बना रही है वो फोर्स थीटा. अब इस फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर आप कन्वर्ट करें, इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे दो आएंगे जिसको कंपोनेंट में डिसॉल्व करते हैं. एक एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट है दैट इज एफ एक्स एंड अदर वन इज द अलोंग द वाई एक्सिस एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो जो वाई एक्सिस का लॉन्ग होगा दैट विल बी एफ वाई और जो अलोंग द लाइन ऑफ मोशन है दैट इज द एफ एक्स कंपोनेंट. ठीक है, अब लेट्स से सपोज के बॉडी के ऊपर जब फोर्स एक्ट कर रही है तो वो कोई डिस्प्लेसमेंट डी कवर करती है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डी उसने कवर किया तो अगेन इस पॉइंट के ऊपर भी इसके ऊपर वही फोर्स अफेक्ट कर रही है और इसको हम कंपोनेंट में डिसॉल्व करें तो ये उसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे एफ एक्स और एफ वाई एंड दैट इज अगेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस. तो हियर इज द फोर्स, constant forces magnitude change नहीं हो रही है. ठीक है, that body is acted upon by a constant force that is making an angle theta with the x axis and with the direction of displacement. Displacement की direction क्या है? Along the x axis. ठीक है, now the work done can be calculated by using this relation. W is equal to force component along the direction of motion. ठीक है, that is fx into magnitude of displacement d, यानी कि f into d. fx क्या है? फोर्स का वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग है. तो एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है? एफ कॉस थीटा. ठीक है, एफ कॉस थीटा इंटू डी. तो ये दो कंपोनेंट आपके पास आ गए. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का और ये फोर्स का. तो एफ कॉस थीटा इंटू डी, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास क्या है? ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है. एफ डॉट डी, इसको अगर हम क्लोज करके लिखें तो ये बनेगा एफ डॉट डी. एफ डॉट डी वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट. The dot product is called the scalar product. So the scalar product of force and displacement is equal to work. Hence work is a scalar quantity क्योंकि ये एक scalar product है. डॉट प्रोडक्ट जो होता है स्केलर प्रोडक्ट होता है और दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट आपको कोई स्केलर क्वांटिटी देता है. तो हेंस वर्क इज का स्केलर क्वांटिटी. It depends upon the force acting on body, displacement of body and angle between force and displacement. तो वर्क डन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है. किसके ऊपर? फोर्स की मैग्नीट्यूड के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड पे और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल थीटा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. टोटल ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो how we can calculate the work done for small displacement. Small displacements के लिए वर्क डन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पे तो जो d था वो टोटल डिस्प्लेसमेंट था. तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है उसके लिए कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो d लार्ज स्केल पे है ना, अगर बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर किया तो देन व्हाट विल बी द वर्क डन? वर्क डन ऑन अ बॉडी व्हेन इट मूव्स थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. अगर बॉडी बहुत ही स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया दैट इज dx. ठीक है, अंडर कांस्टेंट फोर्स F, यानी कि कोई जब बॉडी के ऊपर कोई फोर्स F एक्ट करती है और उस फोर्स के नतीजे में वो इंतहाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कवर करता है तो उस वक्त उसका वर्क डन क्या होगा? उस बॉडी के ऊपर जो वर्क डन हो रहा होगा वो क्या होगा? तो दैट वर्क डन dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट.
बॉडी ने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट इज dx, तो फोर्स और दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा जब बॉडी के ऊपर बहुत ही बॉडी जो है वो किसी कांस्टेंट फोर्स के अंदर बहुत स्मॉल डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करती है dx। अगर हमने नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है यानी कि टोटल वर्क डन थ्रू डिस्प्लेसमेंट dx कवर करना है तो वो क्या होगा, टोटल जब कवर करना है तो आपने इसको इंटीग्रेट करना है, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दे। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन आ जाएगा w इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी डिस्प्लेस कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है, वो ए से बी को मूव किया है तो आपकी लिमिट्स क्या होंगी इंटेग्रल की ए टू बी, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ए टू बी, एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट को या स्केलर प्रोडक्ट को ओपन कर ले तो हमें पता है कि उसको ओपन करते हैं तो कॉस थीटा की कंपोनेंट आता है, तो इसको ओपन करेंगे ये किसके इक्वल आ जाएगा एफ डी एक्स कॉस थीटा। यहाँ से आपके पास नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगी। फोर्स आपकी वैल्यू आपको पता है, उस फोर्स वैसे भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लें तो इंटेग्रल बेसिकली किसके ऊपर होगा dx के ऊपर, चेंजेस किसके ऊपर आ रही है डिस्प्लेसमेंट dx। नाउ देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन। ठीक है, वर्क डन के जो बेसिकली 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव वर्क डन होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है और जीरो वर्क डन होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो वर्क डन जो है वो कब होगा। ठीक है, देखिए पॉजिटिव वर्क कब होता है, द वर्क डन इज कॉल्ड द पॉजिटिव वर्क व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल है थीटा जो है जब ये लेस देन 90 होगा, देखिए कॉस जो है वो 90 से लेस, उसकी कोई भी आप वैल्यू रख लें 90 से लेस एंगल की कोई भी वैल्यू रख के आप इसका जब कॉस लेते हैं तो वो आपको नेगेटिव आंसर देते हैं। तो जब आप उसको लेंगे तो आपके पास वर्क डन क्या आ जाएगा नेगेटिव। सो वर्क डन विल बी सॉरी पॉजिटिव, सॉरी नॉट नेगेटिव। तो वर्क डन आपके पास पॉजिटिव कब है, जब एंगल क्या होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो दरमियान में जो एंगल है दैट इज लेस देन 90, यानी कि 90 से नीचे नीचे कोई भी आप एंगल की वैल्यू लेते हैं तो आपके पास वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव। कोई भी वट एवर कोई भी वैल्यू आए बट वो पॉजिटिव आपके पास कोई नंबर आएगा। ठीक है, अब नेगेटिव कब होगा, द मैन, इसकी एग्जांपल वो कह रहे हैं कि द मैन मूविंग इन अ लॉन, ठीक है, मूविंग अ लॉन मूवर इज ड्राइंग पॉजिटिव वर्क डन बिकॉज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। एक आदमी है, ठीक है, वो एक ये जो लॉन मूवर है, ये घास काटने वाली जो मशीन है उसको वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वो मूव कर रहेगा देखिए ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे उसका हाथ है तो वो यूं इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, यहाँ से उसने उसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, वो उसको मूव कर रहा है इस पॉइंट से, यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल बना है दैट इज थीटा, और फोर्स का ये वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में दैट इज एफ कॉस थीटा। ये एफ कॉस थीटा होगा और जो वाई कंपोनेंट है वो ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये दो कंपोनेंट देखने हैं, डिस्प्लेसमेंट डी और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो ये इसकी एग्जांपल है, यहाँ पे देखें एंगल जो बन रहा है ये जो एंगल थीटा है ये लेस देन 90 है। ठीक है ना, बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है आपको कि एंगल जो थीटा है ये लेस देन 90 या 90 से कम है, तो इस केस में आपके पास वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब आपके पास ये जो एंगल थीटा है ये ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री अप टू 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक का जो भी एंगल होगा वो आपको नेगेटिव वर्क डन देगा। ठीक है ना, अब थीटा को 90 ग्रेटर देन 90 से लेके अप टू 180 पुट करें, cos 180 भी जीरो नेगेटिव होता है, -1 देता है आपको। इसके अलावा cos 91 92 यानी कि 90 से अब कोई भी वैल्यू ले लें अप टू 180 डिग्री तो वो आपको नेगेटिव वर्क डन देगा, W आपके पास नेगेटिव आएगा। सो वर्क डन विल बी नेगेटिव एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी ग्रेटर देन 90 अप टू 180 डिग्री। सो इसकी दो एग्जांपल्स हैं आपके पास जो मेन बड़ी कॉमन वेल नोन सी एग्जांपल्स हैं, एक तो ये को फोर्स वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, और दूसरा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। कि जब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है तो हमेशा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है, तो इस केस में वर्क डन नेगेटिव है। देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो दिस डायरेक्शन में है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, तो cos 180 नेगेटिव -1,
वो आपके पास -1 होगा तो वर्क डन W नेगेटिव हो जाएगा। और सेकंड एग्जांपल है फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा होता है वो भी आपके पास नेगेटिव होता है। द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, इसमें भी देखें फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये है, जबकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ये है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एंगल क्या है 180 डिग्री, अगेन cos 180 -1, तो आपके पास नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा। अच्छा, अब वर्क डन जीरो कब होगा, कि वर्क डन ही ना हो बॉडी के ऊपर। देखिए वर्क डन कब जीरो होगा, जब हमारे पास cos थीटा जीरो हो जाएगा। तो cos थीटा किस वैल्यू पे जीरो होता है, cos 90 आपको जीरो देता है, यानी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल जो है थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मतलब है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो आपके पास वर्क डन जीरो होगा। तो कब परपेंडिकुलर होते हैं, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये फोर्स हो गई है सेंटीमीटर फोर्स जिसको हम कहते हैं, फोर्स की डायरेक्शन ये, और डिस्प्लेसमेंट क्या पे है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अलोंग द किसी भी पॉइंट जहां भी आपने देखने वहां पे टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। तो ये आपको देगा नेगेटिव सॉरी वर्क डन जीरो। फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है, cos 90 जीरो। सो द वर्क डन इज कॉल्ड जीरो व्हेन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, cos 90 जीरो वर्क डन, ओके। द वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल इज जीरो। ये इसकी एग्जांपल है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो सेंटीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो जाता है वो नेगेटिव होता है, सॉरी जीरो होता है। The work done by magnetic force when a charged particle is moving in a circle is also zero, ठीक है। एक उसके अदर एग्जांपल ये भी है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल, और उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है, उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो। क्यों जीरो, बिकॉज एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो यूनिट्स क्या है वर्क डन की, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर इसकी यूनिट है। देखिए फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है मीटर। तो न्यूटन मीटर जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, 1 जॉल के इक्वल होता है, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल में ऐसा ही यूनिट में ये जॉल के इक्वल होता है, 1 न्यूटन मीटर 1 जॉल के इक्वल है। सो द वर्क डन इज इक्वल टू 1 जॉल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स जो है या सॉरी वर्क डन जो है वो 1 जॉल कब होगा, जब किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगे और उस फोर्स के नतीजे में वो बॉडी जो है वो 1 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उस वक्त हम कहेंगे कि कितना वर्क डन हुआ है, 1 जॉल वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो द यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड फुट पाउंड ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। अदर सिस्टम में जो है उसके यूनिट्स भी गिवन है, ठीक है। डिफरेंट सिस्टम में वर्क डन जो है वो डाइन सेंटीमीटर कहलाता है, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में एंड सो ऑन। ये जो मेन इंपॉर्टेंट जो यूनिट है जो नॉर्मली हम कॉमनली यूज करते हैं, जो स्टैंडर्ड हम यूनिट लेते हैं वो ऐसा यूनिट है, और वो है 1 जॉल। नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशन, ठीक है। अभी पहले हमने देखा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, के फोर्स कांस्टेंट है तो फिर वर्क डन क्या है। अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो, वेरी कर रही हो, ठीक है, तो देन वर्क डन जो है वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम 1D का केस लेते हैं कि 1 डायमेंशन में अगर आपके पास कोई वेरिएबल फोर्स है तो उसकी वजह से जो है वो वर्क डन क्या होगा, ठीक है। देन वो कह रहे हैं कि हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस अपनी इस एग्जांपल को ऑन हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, कि हम कोई हॉरिजॉन्टल 1 डायमेंशन में मैस स्प्रिंग सिस्टम लेके उसके ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं एज अ एग्जांपल, ठीक है। पहले तो हम ये देखें इन जनरल, हम देखते हैं कि हम वर्क डन ड्यू टू अ वेरिएबल फोर्स फाइंड कैसे कर सकते हैं 1 डायमेंशन। सबसे पहले तो ये कि वेरिएबल फोर्स क्या होती है, ठीक है। द फोर्स विच वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेरिएबल फोर्स। वो फोर्स जो आइदर या तो मैग्नीट्यूड उसकी चेंज हो रही हो या डायरेक्शन चेंज हो रही है या फिर दोनों चीजें चेंज हो रही हो, ठीक है, वो फोर्स कहलाएगी वेरिएबल फोर्स। चाहे उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है चाहे डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, ये दोनों में चीजों में आ रहा है तो वो फोर्स वेरिएबल है। द फोर्स बिहेव्स एज वेरिएबल फोर्स इन मोशन ऑफ रॉकेट, ठीक है। वो डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा है कि मोशन ऑफ रॉकेट में, मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम में एंड मोशन ऑफ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। ये सारी एग्जांपल है। इन सारी केसेस में जो फोर्स एक्ट कर रही होती है, जो फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है वो वेरिएबल फोर्स होती है, वो कांस्टेंट फोर्स नहीं होती है, वो चेंज हो रही होती है। सो
how we can calculate that variable that work done due to a variable force. ठीक है, consider a body is that is acted upon by a variable force. कोई body है जिसके ऊपर कोई variable force affect कर रही है. Let's suppose we इस point, ये जो point है इसको हम अपना origin ले लेते हैं. यहाँ से body जो है वो पड़ी हुई है इनिशियली, उसके ऊपर कोई वेरिएबल फोर्स एक्ट की. ठीक है, जब फोर्स की कुछ मैग्नीट्यूड, लेट्स सपोज उसकी जो फर्स्ट मैग्नीट्यूड F1 है वो 5 न्यूटन है, उसके ऊपर थोड़ी सी इनिशियली जब कोई फोर्स एक्ट की तो उसने कोई x1 डिस्प्लेसमेंट जो वो कवर किया. ठीक है ना, इट मूव्स अलोंग x डायरेक्शन, x एक्सिस के अलोंग मूव करिए फ्रॉम पोजीशन x1 टू पोजीशन x2 अंडर दिस फोर्स. ये वो टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो x1 से लेके x2 तक बॉडी ने कवर किया है. ठीक है, बट अंडर द एक्शन ऑफ स्मॉल variable forces. The graph between fx and x is shown in this diagram. अब इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल इंटरवल में कन्वर्ट करें. ठीक है, या उसको डिवाइड करें. डिवाइड दिस टोटल डिस्प्लेसमेंट इनटू n स्मॉल इंटरवल. ठीक है, और हर इंटरवल की जो विड्थ है दैट इज डेल्टा x. टोटल जो उसने डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर किया है वो x1 से लेके x2 तक कवर किया है, लेकिन उसको हमने क्या किया, छोटे छोटे हमने इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया. लेट्स सपोज हम कहते हैं कि सबसे जो पहला इंटरवल है दैट इज डेल्टा x, उतने इंटरवल नेक्स्ट ले लें डेल्टा एक्स, फिर डेल्टा एक्स एंड सो ऑन. यानी कि इस तरह के हमने n स्मॉल इंटरवल्स ले लिए. अब हर इंटरवल के दौरान देखें, वैसे तो टोटल फर्ज करें कि उसने जो फर्स्ट इंटरवल है उसमें जो फोर्स एक्ट की F1 है, सेकंड इंटरवल तक जो फोर्स एक्ट की F2 एंड सो ऑन ना. लेकिन हमने वो इंटरवल इतने स्मॉल लेने हैं, इतने वो छोटे इंटरवल हमने लेने हैं, यानी कि डेल्टा एक्स इतना स्मॉल लेने हैं कि ऑलमोस्ट उसके ऊपर जो फोर्स F1 लग रही है वो इतनी स्मॉल है कि हम उसको एज अ कांस्टेंट फोर्स के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, कि उतने इंटरवल के अंदर जो F1 फोर्स लग रही है वो कांस्टेंट है, नेक्स्ट इंटरवल में F2 लग रही है वो कांस्टेंट हो गया एंड सो ऑन, बट ओवरऑल फोर्स जो है वो वेरी कर रही है. ठीक है, सो नाउ द वर्क डन, लेट्स जो सबसे पहले इंटरवल है जिसमें उसने डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर किया और उसमें फोर्स एक्ट करी है F1, उस इंटरवल के दौरान उसने जो उस पे जो वर्क डन हुआ है बॉडी पे दैट इज W1. ठीक है, डेल्टा W1. so first work done during first interval is delta W1 is equal to product of force in that interval and to displacement covered during that interval. तो फर्स्ट इंटरवल में जो डिस्टेंस उसने कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू फोर्स कितनी कौन सी एक्ट की है फर्स्ट इंटरवल में F1 इंटू डेल्टा एक्स. इसी तरह से वर्क डन ड्यूरिंग सेकंड इंटरवल क्या आ जाएगा, डेल्टा W2 इज इक्वल टू F2 इंटू डेल्टा एक्स. ठीक है, सेकंड इंटरवल में लगने वाली फोर्स इंटू सेकंड इंटरवल में कवर किया जाने वाला डिस्प्लेसमेंट. Similarly for third interval and so on. तो nth इंटरवल में क्या होगा, वर्क डन फॉर nth इंटरवल या ड्यूरिंग nth इंटरवल क्या होगा, डेल्टा Wn इज इक्वल टू फोर्स exerting during that interval n, that is Fn, into displacement covered during that interval, that is delta x. So this is the work done during nth interval. Now the total work done by force Fx in displacing the body from position x1 to x2. अब total work done जो उस body को x1 से लेके x2 तक displace करने में जो work done जो लगा है, ठीक है ना, by that force, वो work done किसके इक्वल होगा. देखिए वर्क जो है वो एडिटिव क्वांटिटी होती है, तो हर इंटरवल के बीच में होने वाले वर्क डन को आप टोटल को ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा. फर्स्ट इंटरवल का वर्क डन प्लस सेकंड इंटरवल का प्लस थर्ड का प्लस फोर्थ का एंड सो ऑन अप टू n, हर एक को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा बाय द फोर्स Fx. ठीक है, तो फर्स्ट इंटरवल के वर्क डन की वैल्यू पुट कर दें जो हमने यहाँ फाइंड की थी, सेकंड इंटरवल के वर्क डन की वैल्यू ये पुट कर दें, थर्ड की ये पुट कर दें, प्लस सो ऑन अप टू n की ये पुट कर दें. आप देखें इन सबके अंदर जो चीज कॉमन है वो क्या है, डेल्टा एक्स सब में कॉमन है, हर एक का डिस्प्लेसमेंट सेम है क्योंकि हमने उसको स्मॉल इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया था. टोटल जो डिस्प्लेसमेंट था x1 से x2 को हमने स्मॉल इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया था, तो डेल्टा एक्स वो स्मॉल इक्वल इंटरवल है. तो देखिए ये कॉमन है, डेल्टा एक्स को बाहर निकालें तो पीछे हमारे पास जो है कि समेशन सीरीज बन रही है सिंपली F1 F2 F3, यानी कि फोर्स वेरी कर रही है 1 से लेके n तक, तो हमने वो उसको समेशन उस पर लगा दें, आई के यहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है 1 to n, तो ये हमने इसको समेशन फॉर्म में लिख दिया वर्क डन को, टोटल वर्क डन हमारे पास आ गया. सो अंडर लिमिटिंग केस, अब अगर हम इस पर लिमिट्स अप्लाई कर दें कि डेल्टा एक्स जो है वो बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि ये ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो, हमने लिमिट लगा दी समेशन के ऊपर कि डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो, तो जो
under limiting case when delta x goes to 0 and number of interval goes to infinity, then the term delta x goes to dx and summation goes to integral delta. इसका मतलब ये है कि जब हम लिमिटिंग केस अप्लाई कर देते हैं कि डेल्टा एक्स हमने कह दिया कि बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है, इतना छोटा है कि हमारे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो यानी कि जो हमारे टोटल इंटरवल्स बने हैं वो बहुत ज्यादा बन गए हैं। ठीक है ना, जितना देखें आप डेल्टा एक्स को छोटा रखेंगे उतने नंबर ऑफ इंटरवल्स आपके पास ज्यादा हो जाएंगे। तो वो कहते हैं इतना छोटा है डेल्टा एक्स कि ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो है कि हमारे इंटरवल जो है इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो उस केस में जब हम ये लिमिट लगा देते हैं तो उसमें फिर डेल्टा एक्स जो है वो डीएक्स में कन्वर्ट हो जाता है और जो समेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है इंटेग्रल में। तो इस पे देखें वो लिमिट लगाएं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो इसके ऊपर लगाएं। जब लगाने के बाद क्या होगा, समेशन कन्वर्ट हो गया इंटेग्रल में। ठीक है, फोर्स जो है वो एफ जो है उस पे हमने फाइनल इनिशियल और फाइनल लिमिट्स लगा दी। डीएक्स कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा था, x1 से x2 तक। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, या ये अंडर द एक्शन ऑफ अ वेरिएबल फोर्स एक्ट, कि जब किसी बॉडी के ऊपर कोई वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रही होती है तो उस केस में वर्क डन जो है इन वन डायमेंशन जो है वो ये होगा। ठीक है, तो इसको इस एग्जांपल को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी केस को जब आपके पास वर्क डन है अंडर द एक्शन ऑफ अ वेरिएबल फोर्स इन द वन डायमेंशन, उसको हमें मैस स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, so consider a block of mass m which is attached with the spring such that its other end is fixed to a support। ये हमने एक ब्लॉक ले लिया जिसका मैस m है, इसका एक एंड जो है हमने स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया और दूसरा एंड जो है वो यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, now the block is placed on horizontal smooth surface at rest। ब्लॉक को हमने एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख दिया। Now we can apply that example on a mass spring system। mass spring system के ऊपर हम इसी एग्जाम्पल्स को अप्लाई कर सकते हैं। लाइक कि वर्क डन जो है अंडर वेरिएबल फोर्स जो है वन डायमेंशन में किस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो उसका जो सबसे बेस्ट इजिएस्ट सिंपल एग्जांपल है दैट इज अ मैस स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, लेट्स सपोज we take a block of mass m and that is attached with the spring and that spring is fixed at one end। ठीक है, while the other end is fixed to a support। now the block is placed on a horizontal smooth surface। ठीक है, उसको हमने horizontal smooth surface के ऊपर इस block को रखा हुआ है and that is at rest on that surface। at rest पे है तो इसका मतलब है कि उसका जो initial displacement है x जो है वो that is 0। उसके ऊपर हम कोई वेरिएबल फोर्स जो है वो एक्ट करेंगे along one direction, along one dimension। ठीक है, now the some external force F external exerts on the block in opposite direction। लेट्स सपोज कि ये आपके पास ब्लॉक M था तो उसके ऊपर हमने opposite डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में उसके ऊपर कोई भी हमने फोर्स एक्सर्ट की। ठीक है, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स है इसलिए इसके साथ ही EXT लिखा हुआ है एक्सटर्नल। F एक्सटर्नल फोर्स हमने इसके ऊपर जो है वो लगाई है which is equal to the external force। ठीक है, now the external force acts on the block in opposite direction to spring force। हमने जो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई है वो इस डायरेक्शन में लगाई है। एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन ये है, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स है ज़ाहिर है इसके अंदर जो खिंचाव पैदा होगा जब हम इसको इस डायरेक्शन में मैस इस ब्लॉक को खींचेंगे तो इस स्प्रिंग के अंदर जो खिंचाव पैदा होगा, जो तनाव पैदा होगा वो स्प्रिंग फोर्स की वजह से होगा और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। उसकी वजह से क्या होगा कि ऑलमोस्ट जो आपका ये जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा एट ऑल टाइम्स। ठीक है, क्योंकि आप जितना एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं वो इसको कौन सी चीज बैलेंस कर रही है, जो इसके अंदर पैदा होने वाली तनाव है या जो इसके अंदर पैदा होने वाली फोर्स है, दैट्स कॉल्ड द स्प्रिंग फोर्स। सो लेट्स सपोज कि हमने ब्लॉक हमने अज्यूम कर लिया ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ पे ब्लॉक यहाँ पे था तो इसको हमने कह दिया हमारा x0 था। जब आपने इसको खींचा जिसको एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो उससे क्या हुआ कि ये स्प्रिंग जो है वो एक्सपैंड हुआ। एक्सपैंड होने के बाद ये आपका ब्लॉक यहाँ पे कहीं पे आ गया। उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया दैट इज एक्स डिस्टेंस जो है वो उसने कवर किया। और जब ये ब्लॉक यहाँ पे
आया है तो उसकी वजह से स्प्रिंग के अंदर जो तनाव पैदा हुआ है, जो स्प्रिंग फोर्स जनरेट हुई है, दैट इज एफ एस। ठीक है, this the spring exerts an opposite force given as एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है, उसके नतीजे में स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स पैदा हुई है, जो स्प्रिंग ने एक्सर्ट की है ऑपोजिट फोर्स, दैट इज एफ एस, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एफ एस किसके इक्वल होगा? बेसिकली एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स के डिस्प्लेसमेंट के, जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसको आप कन्वर्ट करें, प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट से रिप्लेस करें तो आपके पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, दैट इज के, दैट्स कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। नेगेटिव साइन इस वजह से है कि एफ एस और जो एक्स है दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। जिधर आपने बॉडी को खींचा है स्प्रिंग फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। सो द स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड। जब आपके पास स्प्रिंग जो है आप उसको खींचेंगे, स्प्रिंग एक्सपैंड होगा, उस वक्त एक्स आपके पास एफ एस जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन 0 है, एक्स पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव साइन की वजह से आपके पास स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव हो जाएगी। और जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, यानी कि उसको अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से x0 से उसको आपने कंप्रेस किया है, बजाय एक्सपैंड करने की आप उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको कंप्रेस कर रहे हैं। जब कंप्रेस करेंगे तो देखें ये x जो है वो यानी कि स्प्रिंग का इतना कंप्रेस हुआ है। अब यहाँ पे x नेगेटिव है, x इज लेस देन 0, बिकॉज आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किए। तो जब x लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 का मतलब है x नेगेटिव है, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो x जब नेगेटिव होगा तो फोर्स आपके पास एफ एस जो है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, द स्प्रिंग फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन x इज नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब x नेगेटिव है तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव है तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव होगी। ठीक है, now the work done on the block by the spring force when block moves from initial position x1 to final position x2, let's suppose उसकी initial position कोई x1 थी, final x2 थी, तो total work done जो spring force की वजह से हुआ किसके इक्वल आ जाएगा? x1 to x2। और फोर्स क्या, वर्क डन क्या होता है? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। तो ये फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है दैट इज एफ, और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है। तो एफ की वैल्यू पुट कर दें, कौन सी फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है? स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल है? माइनस की एक्स की। माइनस की एक्स पुट करें, इसको इंटीग्रेट करें, एक्स पे इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स पुट करें, इनिशियल लिमिट्स ये लेट्स सपोज x1 है, फाइनल x2 है, तो इनिशियल और फाइनल लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब देखें, द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक इज पॉजिटिव इफ, देखें अब वर्क डन का साइन कह रहा है वो क्या, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? देखिए अगर तो ये चीज x1 का स्केयर जो वो ग्रेटर देन है x2 के स्केयर से, तो आपके पास वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर ये आपके पास वैल्यू जो है वो छोटी है इससे, x1 का स्केयर जो है x2 के स्केयर से लेस है, तो फिर वर्क डन नेगेटिव होगा सिंपली। Now the work done by the spring on the block when it moves from mean position to final position x2 is, let's suppose कि हमने कहा कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट x1 है वो x0 पे है और जो फाइनल पॉइंट x2 है वो सिंपली x है, क्योंकि हमने जहां से स्टार्ट किया मीन पोजीशन से वहां पे भी डिस्टेंस 0 था, x0 था, तो हमने अपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सेट कर दिया लिमिट्स को 0 to x। 0 to x, इसमें सिंपली वैल्यू पुट करें, जहाँ पे x1 है वहाँ पे 0 पुट करें और जहाँ पे x2 है वहाँ पे x पुट कर दें, तो यहाँ पे आपके पास ये चीज 0 हो जाएगी x1 को 0 पुट करने से। तो आपके पास पीछे क्या बचेगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। Now this is the work done by external force on the block which is equal in magnitude but opposite in direction to the spring force। तो आपके ये पास वो वर्क डन आ गया जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है। ठीक है, दिस वर्क डन इज ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी स्प्रिंग फोर्स। ये आपके पास वर्क डन आ गया स्प्रिंग फोर्स की वजह से। अब स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन ये है, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा? देखिए स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है और वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है इनकी वजह से होने वाला वर्क डन भी ऑपोजिट होगा। स्प्रिंग फोर्स की होने की वजह से होने वाला वर्क डन जो है वो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर। The area under force displacement curve also gives the work done by the spring force on
हमारा स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, ये जो अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लेते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो कर्व पाथ बनती है उस कर्व के अंडर जो एरिया आता है, ठीक है, वो एरिया भी डिफाइन करता है वर्क डन का।